आखिर क्यों मोहम्मद रफी एक फकीर के पीछे पीछे चले गए? क्यों रफी जी करते थे फकीर की नकल? आखिर कैसे मोहम्मद रफी ने अपने गाने से एक बड़े हंगामे को शांत कर दिया? आखिर क्यों रफी ने अपनी शादी की बात दुनिया से छुपाई? हिंदी फिल्म जगत के लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी की आवाज को खुदा की आवाज कहा गया। कभी उनकी आवाज की तुलना कोयल की तान से की गई, तो कभी गंगा की निर्मल धारा से। उनका गाया गाना तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि रियली उनको कोई भुला नहीं सकता। आज भी उनकी आवाज करोड़ों दिलों पर राज करती है। दोस्तों, मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर के पास एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। बचपन में घर वाले उन्हें फीको के नाम से पुकारते थे। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था। मोहम्मद रफी 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद एक नाई की दुकान चलाते थे। बता दे कि रफी जी की प्राथमिक शिक्षा कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई थी। परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी न होने की वजह से उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। जब रफी जी 7 साल के थे तो उनका परिवार काम के लिए कराची आ गया। उनके परिवार का संगीत से कोई खास लेन देन नहीं था, लेकिन जब रफी छोटे थे तब उनका ज्यादातर समय अपने बड़े भाई मोहम्मद हमीद की नाई के दुकान पर गुजरता था। एक दिन उनके दुकान से होकर एक फकीर गाते हुए गुजर रहा था। वहीं रफी को उस फकीर की आवाज इतनी पसंद आ गई कि वे उस फकीर को गाते हुए सुनने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिए। इसके बाद वे अपने भाई की दुकान में ही बैठे बैठे अक्सर उस फकीर की नकल किया करते थे। रफी को नकल करते देख लोग उनकी खूब तारीफ किया करते थे। संगीत के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए उनके बड़े भाई उन्हें संगीत की शिक्षा के लिए उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास ले गए। इस तरह रफी की संगीत शिक्षा शुरू हुई। इसके कुछ साल बाद फेमस सिंगर कुंदन लाल सहगल एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में परफॉर्म करने के लिए आए हुए थे। वहीं उन्हें सुनने के लिए मोहम्मद रफी और उनके बड़े भाई भी आए हुए थे, लेकिन बिजली गुल हो जाने की वजह से सहगल जी ने गाने से इनकार कर दिया, जिससे पब्लिक हंगामा करने लगी। इस पर रफी के बड़े भाई ने ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट की कि भीड़ को शांत करने के लिए रफी को गाने का मौका दिया जाए। दोस्तों, इस तरह रफी जी को पहली बार पब्लिक के बीच में गाने का मौका मिला। उस समय के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर रफी के गाने से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रफी को अपने लिए गाने का ऑफर दे दिया। इस तरह मोहम्मद रफी ने अपना पहला गाना साल 1944 में श्याम सुंदर के म्यूजिक डायरेक्शन में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया था। इसके बाद साल 1946 में उन्होंने मुंबई आने का फैसला किया, जहां उन्हें पहली बार म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। वहीं मोहम्मद रफी को बॉलीवुड में असली पहचान 1946 में फिल्म अनमोल घड़ी के गाने तेरा खिलौना टूटा से मिली, जिसे उन्होंने नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में गाया था। इसके बाद उन्होंने शहीद, मेला और दुलारी जैसी फिल्मों में भी कई गाने गाए जो काफी पॉपुलर हुए। साल 1951 में एक बार फिर उन्हें नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म बैजू बावरा में गाने का मौका मिला, जिसके बाद उन्हें एक मेन स्ट्रीम सिंगर के रूप में पहचान मिली। फिर उन्होंने नौशाद के म्यूजिक डायरेक्शन में कई गाने गाए। इसी समय म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को रफी की आवाज बहुत पसंद आई। उन्होंने भी रफी से गाने गवाना शुरू किया। शंकर उस समय राज कपूर के फेवरेट संगीतकार थे, लेकिन राज कपूर को गायक मुकेश की आवाज बहुत पसंद थी। लेकिन जब शंकर के संगीत निर्देशन में रफी के गाने लोकप्रिय होने लगे तो राज कपूर ने रफी को भी अपने फिल्मों में गाने का मौका दिया। जल्द ही म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन और ओपी नैयर को भी रफी की आवाज पसंद आने लगी और उन्होंने भी रफी से गाना गवाना शुरू कर दिया। बता दे कि मोहम्मद रफी और आशा भोसले को एक साथ लाने का श्रेय ओपी नैयर को ही जाता है। ओपी नैयर के म्यूजिक डायरेक्शन में गाए गानों से रफी को खूब पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद वे पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव और सलील चौधरी की पहली पसंद बन गए। वहीं दिलीप कुमार, भरत भूषण और देवानंद जैसे पॉपुलर एक्टर्स के लिए अपनी आवाज देने के बाद रफी के गानों पर एक्टिंग करने वाले एक्टर्स की लिस्ट बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, राजेश खन्ना और धर्मेंद्र जैसे कई पॉपुलर एक्टर्स के लिए भी ढेर सारे गाने गाए। दोस्तों, शम्मी कपूर तो रफी जी की आवाज से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि वे अपने सभी गाने रफी जी से ही गवाना चाहते थे। कहा जाता है कि शम्मी कपूर के गानों में संगीत कभी ओपी नैयर ने दिया तो कभी शंकर जयकिशन ने, लेकिन आवाज हमेशा रफी की ही रही। धीरे धीरे रफी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हर एक्टर अपने गानों को उनसे ही गवाना चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार तो रफी के इतने बड़े फैन थे कि वह ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि रफी के अलावा उनके लिए कोई और भी गाना गा सकता है। बता दें कि साल 1960 में फिल्म चौदहवीं का चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए रफी जी को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और साल
साल 1961 में तेरी प्यारी प्यारी सूरत को गाने के लिए रफी को दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वहीं बॉलीवुड के पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने करियर की शुरुआत रफी के गानों के साथ ही की। साल 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक डायरेक्शन में फिल्म दोस्ती के गाने चाहूंगा तुझे शाम सवेरे के लिए रफी को तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा साल 1965 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और साल 1966 में बहारो फूल बरसाओ गाने के लिए उन्हें चौथा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद उन्हें साल 1968 में दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर गाने के लिए 5वां फिल्म फेयर अवार्ड और साल 1977 में क्या हुआ तेरा वादा गाने के लिए छठा और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। दोस्तों, रफी जी की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने लाइफ में 2 शादियां की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पहली शादी की बात दुनिया से छुपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में सिर्फ उनके परिवार वालों को ही पता था और अगर रफी की बहू यास्मीन खालिद अपनी किताब में इस बात का जिक्र नहीं करती तो शायद ये बात कभी किसी को पता ही नहीं चलती। बता दे कि यास्मीन खालिद ने अपनी किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफी की पहली शादी का जिक्र करते हुए लिखा है कि 13 साल की उम्र में रफी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बाशिरा बानो से हुई थी, लेकिन कुछ सालों के बाद ही दोनों अलग हो गए क्योंकि बशीरा रफी के साथ भारत नहीं आना चाहती थी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय दंगों में बशीरा के पेरेंट्स की मौत हो गई थी और वो इन दंगों से इतना डर गई थी कि उन्होंने भारत आने से इनकार कर दिया था। एक तरफ जहां बशीरा लाहौर में ही रुक गई, वहीं दूसरी तरफ रफी अपने कैरियर को लेकर मुंबई में ही रुक गए। इस तरह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम सईद है। बता दे कि रफी की पहली शादी के बारे में उनके घर में सभी को मालूम था, लेकिन घर में इस बात का जिक्र कोई नहीं करता था। फिर 20 साल की उम्र में रफी की दूसरी शादी बिल्किस बेगम के साथ हुई। उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शहीद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद है। दोस्तों, आज भले ही रफी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाए गाने आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मोहम्मद रफी को पसंद करते हैं तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।